हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। एंड मैंने आपसे बोला था कि जनवरी के कुछ जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियो मैं लाऊंगी 1 से 2, और उसके बाद हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बहुत ही जल्द। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये जितने भी करंट अफेयर हैं ये के सारे जनवरी के हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो। ये सारे के सारे जनवरी के हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो मैं बता दूं आपको कि ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ की जो नीशी जनजाति है, नीशी जनजाति, उसने हॉर्नबिल्स के लिए बहुत अपना योगदान दिया है। इस वजह से वहाँ पे ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्सव जो है उसको राज्य उत्सव घोषित किया गया है। इसके अलावा इस उत्सव में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि फूड से लेके वहाँ के जो भी हैंडक्राफ्ट्स होंगे, मतलब हर एक चीज़ की प्रदर्शनी भी की जाएगी। बहुत ही अच्छा फेस्टिव टाइप का फेस्टिवल होगा ये। तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नीशी जनजाति के योगदान की वजह से। और हॉर्नबिल के बारे में बता दो आपको, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए दिए गए 10% आरक्षण में से 5% आरक्षण कापू समुदाय को देने का निर्णय लिया? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं 10% आरक्षण गरीब सामान्य वर्ग के लिए दिया गया था, लेकिन ये जो जगह है आंध्र प्रदेश, जो राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ये किया गया है कि जो 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण था उसमें से 5% आरक्षण जो है वो कापू समुदाय को दिया गया है। यानी कि अब वहाँ के सामान्य वर्ग वालों को 5% ही आरक्षण मिलेगा, और जो 5% आरक्षण मिलेगा कापू समुदाय को। अब मैं आपको बता दूँ ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कापू समुदाय स्पेशली कृषि के लिए जाना जाता है, राजनीति में भी काफ़ी कुछ सक्रिय है, और लगभग 26% जनसंख्या आती है इसमें। तो इस वजह से इस समुदाय को देने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए गाइज अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स, तो सॉरी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, तो इसमें भारत को प्राप्त हुआ 80वां स्थान, यानी कि 80 पोजीशन मिली है, 80। तो ये पोजीशन मिली है, ये रैंक आई है 80 इंडिया की। और अगर बात करें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 114 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। एंड अगर बात करें कि किसने करवाया था, तो इंसीड ने करवाया था, और इसमें टाटा कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ों को ले करके ये इंडेक्स बनाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं। इसके अलावा कई देश हैं जो भारत से आगे हैं, जैसे कि स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, जर्मनी हुआ, तो ये सब बहुत टॉप की रैंकिंग में हैं। एंड भारत की जो रैंकिंग है वो पिछली बार से तो कुछ सही हुई है, क्योंकि पिछली बार जो रैंकिंग थी वो थी 81, इस बार ये रैंकिंग है 80। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये इंडेक्स देखा जाता है, कई सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो चलिए हमें सिर्फ इतना लर्न करना है कि इंडिया को कौन सी रैंक मिली प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, वो मिली है 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी क्यों मनाया जाता है? उसका एक रीज़न सिंपल सा है, ताकि जो लिंगानुपात है जो है उसमें ऐसा कुछ भी ना हो। जैसे कि बहुत सारा आपने देखा है, बहुत सारी चीज़ों पे इस पे वे भी चलाए जाते हैं कि भ्रूण हत्या या कन्या हत्या, तो इस चीज़ों से रिलेटेड, और इसके अलावा कि लड़कियों का समुचित और समग्र विकास कैसे किया जाए, शिक्षा से लेके हर एक चीज़ के लिए। तो इस वजह से जो ये है पूरा एक राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भानु प्रताप सिंह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे राजनीति से। राजनीति से जुड़े हुए थे।
और अगर बात करें तो वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उसके साथ साथ वो गोवा के मंत्री भी रह चुके थे तो पूर्व। तो इस वजह से जो ये है ऐसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ भी है जो राजनीति से या स्पोर्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, अगर उसकी डेथ होती है, तो मैंने बोला है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ भी आपको न्यूज़ मिलती है तो अगर मुझसे छूट जाती है तो आप उसको प्लीज़ लर्न कर लिया करिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो मार्च में आयोजन होगा एंड किया जाएगा पुणे में। यह आयोजन किया जाएगा पुणे में एंड मार्च में किया जाएगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है भारत और अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग, तो इसमें भारत और अफ्रीका के लोग सैनिक मतलब शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को, 8वीं बटालियन को। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में कि ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये इस जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है आपदा प्रबंधन, तो आपदा के समय जैसे मान लीजिए कोई भी आपदा आती है, लाइक बाढ़ आ गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जो भी लोग अपना योगदान देते हैं, जो लोग या जो संस्था, उनको ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसके तहत उनको राशि एक अमाउंट भी दिया जाता है, पुरस्कार के साथ साथ एक अमाउंट भी दिया जाता है जो 5 लाख से लेके 51 लाख तक हो सकता है। तो जो 5 लाख का पुरस्कार है वो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, कोई योगदान देता है तो उसे मिलेगा। अगर कोई संस्था कोई योगदान देती है तो उसे 51 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे प्रदान किया गया? एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट 2019 को जारी किया? हाँ, इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये कब प्रदान किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी को इसको अनाउंस किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं, हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट 2019 को जारी किया? तो ये जारी किया संयुक्त राष्ट्र ने। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बिकॉज उधर जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट 2019 को जारी किया है। और अगर इसमें बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने सबकी मोस्टली बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी विकास दर बताई है कि कितनी क्या विकास दर है, अमेरिका की कितनी है, चाइना की कितनी है। तो वो अगर कभी मैं डीपली बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो तब मैं बताऊंगी। फिलहाल हमको ये देखना है कि किसने रिपोर्ट को जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लूमबर्ग नवोन्मेष सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इससे पहले कि हम ये जाने, मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस बार पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है और ठीक ठाक रैंकिंग भी इंडिया को मिली है, 54 मिली है। हालांकि लगभग 60 ही देश चुने गए, तो 54 जो है कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम किया है तो 54 है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे और ज़्यादा बढ़े ये। तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं ब्लूमबर्ग नवोन्मेष सूचकांक में? बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि हाईटेक कंपनियां कितनी हैं आपकी कंट्री में, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कितना आर्थिक जो विकास है वो कितना है, और बहुत सारी ऐसी की चीज़ें कि सुरक्षा पे कितना क्या खर्च होता है देश का, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इस ब्लूमबर्ग नवोन्मेष सूचकांक में, ठीक है। तो इसमें जो रैंक मिली है वो 54वीं मिली है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कौन आया है। तो फर्स्ट आया दक्षिण कोरिया और लगातार 6 बार से ये फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि भारत की भी रैंक जो है कुछ अच्छी हो। चलिए अब देख लेते हैं, पहला संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 जनवरी को। ये था संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दिवस जो कि मनाया गया 24 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं,
जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? आपने बहुत अगर आप न्यूज़पेपर जैसा कि मैंने बोला है कि पढ़ा करिए, पढ़ते होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा एक नाम सुना होगा अभी फ़िलहाल में, कृष्णा सोबती। तो उनकी कुछ कहानियाँ भी आई थी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी लेखिका थी। और इनका जन्म जो था ब्रिटिश कालीन भारत के गुजरात में हुआ था 1926 को, और डेथ तो उनकी इसी जनवरी में ही हुई है 2019 में। तो जैसा कि यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जिंदगी नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, तो हमने बता दिया कि कृष्णा सोबती, लेकिन अभी उनका निधन भी हुआ और ये एक लेखिका थी। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कृष्णा सोबती कौन थी, तो एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका थी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है उपन्यास और कहानियाँ वगैरह लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने रोशनी नामक ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़। इस ऐप के कुछ जो खासियत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे दिख रहा है कि रोशनी, तो ये ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, यानी कि ऐसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए किस तरीके से मदद करेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, लाइक वो अगर कुछ काम करते हैं, तो लोग क्या करते हैं मोस्टली, अगर सोचते हैं कि इसे दिखाई नहीं देता तो इसे कुछ भी करेंसी दे दो। अगर मान लीजिए उसने 50 का कुछ सामान है तो मान लीजिए 10 या 20 की दे दी, तो ऐसा ना हो, इस वजह से आईआईटी रोपड़ ने जो ये ऐप बनाया है वो ये पहचानने में मदद करेगा कि नोट कितने का है, 10 का है, 50 का है, 200 का है या फिर 2000 का है, कितने का भी नोट है, तो वो ऐप ये पहचानने में मदद करेगा ऐसे लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छा ऐप है और आईआईटी रोपड़ ने इसे बनाया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे लंबे 3D प्रिंटेड कंक्रीट पुल को खोला गया? तो ये है चीन, जिसमें कि 3D प्रिंटिंग से बने एक पुल को खोला गया, जिसकी चौड़ाई है 26.3 मीटर और जिसकी लंबाई है 26.3 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें सबसे लंबा 3D प्रिंटेड लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबा पुल नहीं है, सबसे लंबा 3D प्रिंटेड पुल है, ठीक है। और चाइना में खोला गया, अंजी पुल की तर्ज पे बनाया गया है, जैसा अंजी पुल था वैसा ही बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बाघ के शिकार को रोकने के लिए सुरक्षा बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये है तेलंगाना की सरकार। तेलंगाना की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो बाघ के शिकार को रोकेगी और इसके लिए जो सुरक्षा बल की स्थापना की है उसमें 112 लोग रखे गए हैं और वो इसी सारे काम को अच्छी तरीके से देखेंगे और काफ़ी अच्छी शुरुआत है। अच्छा है कि अगर बाघ के शिकार को रोका जाता है तो बाघ की संख्याओं में वृद्धि होगी। तो गाइज हम एक बार फिर से देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आपने नोट नहीं किए तो नोट भी कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए दिए गए 10% आरक्षण में 5% आरक्षण काफू समुदाय को देने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश। और पहला वाला अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 80वां। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। हाल ही में भानु प्रताप सिंह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजनीति से। भारत अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? पुणे। पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को। हाल ही में किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट को 2019 को जारी किया? संयुक्त राष्ट्र ने। ब्लूमबर्ग नवोन्मेष सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 54वां। और ये भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया था और इसी तरीके सऊदी अरब जैसे देशों ने भी इसमें पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था। पहला संयुक्त राष्ट्र शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। हाल ही में किस आईआईटी ने रोशनी नामक ऐप को लॉन्च किया? आईआईटी रोपड़। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे लंबे 3D प्रिंटेड कंक्रीट पुल को खोला?
चीन। किस राज्य सरकार ने बाघ के शिकार को रोकने के लिए सुरक्षा बल की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना। तो गाइज़ ये थे क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और अगर आपने इनको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, और इसके साथ ही मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी लास्ट में। तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।